गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी छात्रों का डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो मेरा टॉपिक है मेथड्स ऑफ पोएट्री टीचिंग, यानी कविता शिक्षण की विधियां। ये पेपर 8 है, हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर पर, और इकाई 3 जिसमें हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है भाषाई क्षमताओं का विकास, सुनना व बोलना, यानी कि श्रवण और वाचन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कविता शिक्षण की विधियां। कविता पढ़ाने की अनेक विधियां प्रचलन में है। शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर अनुरूप किसी भी प्रणाली को अपना सकता है। यह विधि निम्नलिखित है, जिसमें पहला है गीत प्रणाली, गीत विधि। दूसरा है अभिनय प्रणाली। तीसरा है व्याख्या प्रणाली। चौथा है व्यास प्रणाली। और पांचवा है तुलना प्रणाली। छठा है समीक्षा प्रणाली। सातवां है रसास्वादन प्रणाली। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। 2020 का स्टाइल का सलाम अलैकुम। कहाँ बाजा 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 बहादुरा पाओ। तो आइए हम देखते हैं गीत प्रणाली, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अभिनय प्रणाली भी, व्याख्या प्रणाली भी, व्यास प्रणाली और तुलना प्रणाली। जैसे गीत प्रणाली है, संगीत सभी को अच्छा लगता है। बच्चे भी जन्म से गीत के प्रिय होते हैं। अगर इन गीतों का प्रयोग शिक्षा में किया जाए तो शिक्षा सरल, सरस, सहज एवं रुचिकार हो जाती है। शिक्षक कक्षा में गीत का सस्वर वाचन करते हैं और छात्र शिक्षक के वाचन के पीछे पीछे उसे स्वर वाचन में लय, गति, ताल आदि के साथ प्रस्तुत करते हैं। यह जो गीत विधि है, यह छोटी कक्षाओं के लिए बड़ी ही आकर्षक एवं उपयोगी है। शिशु खेल खेल में गा गा कर बहुत सारी उपयोगी बातें सीख जाते हैं। गीत विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा था अभिनय प्रणाली।
यानी कि इस विधि में गीतों के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। जैसे राहुल कह रहे हैं माँ कह एक कहानी, तो यशोधरा कह रही हैं समझ लिया क्या बेटा तूने मुझको अपनी नानी। यानी कि इसमें गीतों के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। यह जो अभिनय प्रणाली है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, पर गीत सरल, आसान एवं अभिनय योग्य हो। इस विधि में जो है गीत सरल हो, आसान हो, अभिनय योग्य हो, तभी यह विधि प्रयुक्त की जा सकती है। फिर तीसरा व्याख्या प्रणाली, ये भी हम बता चुके हैं। व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली बता चुके हैं। हम आते हैं समीक्षा प्रणाली के ऊपर। समीक्षा प्रणाली यानी कि समीक्षा विधि, यह विधि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है। ये जो समीक्षा विधि है यह विधि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है। उच्च श्रेणी तक पहुंचते पहुंचते छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर्याप्त रूप से हो चुका होता है। साथ ही काव्य यानी कि कविता के तत्वों का ज्ञान भी वे ग्रहण कर चुके होते हैं। इस विधि में काव्य यानी कि कविता के गुण दोषों का विवेचना करके उनके यथार्थ को आंका जाता है। समीक्षा विधि में शिक्षक केवल सहायक का ही कार्य करता है। अब इन चीजों को ध्यान रखें। समीक्षा विधि में शिक्षक केवल सहायक का ही कार्य करता है। वह पुस्तकों के नाम, संदर्भ ग्रंथों के नाम, कुछ तथ्यों से छात्रों को परिचित करा देते हैं। इस विधि में 3 तथ्यों की समीक्षा की जाती है, जिसमें पहला है भाषा की समीक्षा, दूसरा है काव्यगत भावों की समीक्षा, फिर तीसरा है कविता पर पड़ने वाले भावों की समीक्षा। समीक्षा विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं, इसीलिए यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। फिर 7वां है रसास्वादन प्रणाली। इस विधि में शिक्षक का उद्देश्य छात्रों को कविता का अर्थ बतलाना नहीं होता। यानी कि रसास्वादन जो विधि है, इस विधि में शिक्षक का उद्देश्य छात्रों को कविता का अर्थ बतलाना नहीं होता, वरन वह छात्रों को कविता का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करना। शिक्षक कवि के परिचय, विशेष प्रसंग, प्रेरक स्थल, अति आवश्यक व्याख्या आदि की तरफ छात्रों का ध्यान आकृष्ट करते हुए छात्रों को रसानुभूति यानी कि रस के अनुभूति करना की प्रबल प्रेरणा देता है। वह छात्रों का कवि के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। यह जो विधि है रसास्वादन विधि, यह केवल बड़ी कक्षाओं में ही संभव है। फिर 8वां विधि है खंडान्वय प्रणाली। खंडान्वय प्रणाली का ही दूसरा नाम है प्रश्नोत्तर। यह विधि यानी कि ये जो है खंडान्वय प्रणाली, यह विधि महाकाव्यों जैसे कि रामचरितमानस, रामायण, तो यह विधि महाकाव्यों और लंबी कविताओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि इस विधि में संपूर्ण पाठ का खंडान्वय कर लिया जाता है। संपूर्ण पाठ का खंडान्वय, खंडान्वय का अर्थ होता है बराबर भागों में बांटना, बराबर भागों में बांट लिया जाता है। इस विधि में शिक्षक ही सक्रिय हैं,
इसी विधि का दूसरा नाम प्रश्नोत्तर विधि भी है। इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाता है, परंतु यह जो विधि है मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। खंडानवे प्रणाली जो है, खंडानवे विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। इसमें यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर के कक्षाओं के लिए उपयोगी है। खंडानवे विधि जो है वह उच्च प्राथमिक स्तर के कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और फिर नम्मा है अर्थ कथन यानी कि शब्दार्थ प्रणाली। आजकल विद्यालयों में इस प्रणाली का अधिक प्रचलन है। इस विधि के सहारे शिक्षक कविता का स्वयं वाचन करते हुए स्वयं उनका अर्थ बताते हुए चलता है। इस विधि में छात्र केवल श्रोता है। यह विधि अर्थ तो समझा देती है, लेकिन भावानुभूति एवं रसानुभूति नहीं करवा पाती, जो कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए यह विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। यानी इस तरह कविता शिक्षण की न विधि है। पहला जो गीत प्रणाली है, यह प्रणाली छोटी कक्षाओं के लिए बड़ी ही आकर्षक एवं उपयोगी है। दूसरा पॉइंट है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। फिर यह प्रणाली, यह विधि कक्षा 1 से 3 तक प्रयोग होते हैं। शिशु खेल खेल में गा गा कर बहुत सारी उपयोगी बात सीख जाते हैं। दूसरा विधि अभिनय प्रणाली। इस प्रणाली में, इस विधि में गीतों के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है और यह विधि मनोवैज्ञानिक है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तीसरी विधि अर्थकथन विधि। आजकल विद्यालयों में इसी विधि का अधिक प्रचलन है। यह विधि, इस विधि में छात्र केवल श्रोता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। फिर चौथा है व्याख्या प्रणाली। ये भी हम बात चुके हैं। खंडानवे प्रणाली। इस प्रणाली का, इस विधि का दूसरा नाम प्रश्नोत्तर विधि भी है। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। ये जो खंडानवे प्रणाली है जिसका दूसरा नाम प्रश्नोत्तर विधि भी है। फिर छठा है व्यास प्रणाली। ये भी हम बता चुके हैं। तुलना प्रणाली, ये भी हम बता दिए हैं। समीक्षा प्रणाली, यानी यह प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें छात्र स्वयं सक्रिय हैं। और ये लास्ट है रसास्वादन प्रणाली, यानी यह विधि केवल बड़ी कक्षाओं में ही संभव है। तो इस प्रकार हमने कविता शिक्षण की विधियां पढ़े। उसके बाद आइए प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर के बच्चों के सुनने व बोलने की क्षमताओं का विकास। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके डीएलएड के एक्सटर्नल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्राथमिक स्तर, यहाँ पर नहीं होगा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के सुनने व बोलने की क्षमताओं का विकास, या कक्षा में सुनने व बोलने के कौन कौन से मौके हैं उन्हें उदाहरण द्वारा समझाएं, अथवा बच्चों में सुनने व बोलने के कौशलों के विकास से संबंधित कार्यकलापों का वर्णन करें। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पहला पॉइंट है बाल गीत या कविता सुनाना।
दूसरा है चित्रों पर चर्चा करवाना। फिर तीसरा है नाटक या रोल प्ले करवाना। फिर चौथा है दिए गए शब्दों पर कहानी सुनाना। पांचवा पॉइंट है कहानी सुनाना व उन पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करवाना। और फिर छठा पॉइंट है अवलोकनों का वर्णन करने के अवसर उपलब्ध कराना। यानी जिस तरह से ये प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के सुनने व बोलने की क्षमताओं का विकास, चाहे आपसे ये क्वेश्चन पूछे अथवा कक्षा में सुनने व बोलने के कौन कौन से मौके हैं उन्हें उदाहरण द्वारा समझाएं, अथवा बच्चों में सुनने व बोलने के कौशल के विकास से संबंधित कार्यकलापों का वर्णन करें। ये 3 प्रश्न में से आपको कोई भी प्रश्न पूछे तो इसका आंसर ये 6 पॉइंट है। आइए हम इस 6 पॉइंट का विस्तार से व्याख्या करते हैं। पहला है बाल गीत या कविता सुनाना। अध्यापक कक्षा में अध्यापन के दौरान यानी अध्यापक कक्षा में अध्यापन यानी कि पढ़ाने के दौरान यथा अवसर यानी कि अवसर के अनुसार बाल गीत या कविताएं सुना सकता है। अर्थात अध्यापक कक्षा में पढ़ाने के दौरान यथा अवसर यानी कि अवसर के अनुसार बाल गीत या कविताएं सुना सकता है, किंतु याद रहे बाल गीत व कविताएं प्राथमिक कक्षाओं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक को ही लिया जाए। यानी जो हम छात्रों को कविता या बाल गीत सुना रहे हैं वह प्राथमिक कक्षाओं की हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से ही लिया जाए, ताकि बालक ताकि सुनने व बोलने में सहजता पूर्वक रुचि ले सके। अर्थात पहला जो पॉइंट है कि बाल गीत या कविता सुनाना अध्यापक कक्षा में अध्यापन यानी कि पढ़ाने के दौरान यथा अवसर यानी अवसर के अनुसार बाल गीत या कविताएं सुना सकता है, किंतु याद रहे बाल गीत व कविताएं प्राथमिक कक्षाओं के हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से ही लिया जाए। जो हम बालकों को चाहे कविता या बाल गीत जो हम सुना रहे हैं वह प्राथमिक कक्षाओं की हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से ही लिया जाए, ताकि बालक बाल गीत या कविताओं को सुनने और बोलने में सहजता पूर्वक रुचि ले सके। फिर दूसरा है चित्रों पर चर्चा करवाना। बालक
चित्रों को देखने में विशेष रुचि रखते हैं, इसलिए बालकों के सामने किसी घटनात्मक या प्राकृतिक अथवा समाज चित्रों को टांगकर उनसे प्रश्नों द्वारा चित्र के विषय में चर्चा करनी चाहिए। यानी कि बालक को चित्रों को देखने में विशेष रुचि रखते हैं। बालकों के सामने किसी घटनात्मक या प्राकृतिक अथवा सामाजिक चित्रों को बालक के सामने में टांगकर और बालक से प्रश्नों द्वारा चित्र के विषय में चर्चा करवानी चाहिए। चित्र दिखाकर बालकों को कहानी भी सुनाई जा सकती है। यह जो है चित्रों पर चर्चा करवाना, यह दूसरा पॉइंट है कि बच्चों में सुनने व बोलने के कौशल का विकास करना। फिर तीसरा पॉइंट है दिए गए शब्दों पर कहानी सुनाना। बच्चों के मुख से उच्चारित महत्वपूर्ण शब्दों जैसे स्वावलंबन, जैसे कि अपने आप पे भरोसा, स्वावलंबन का अर्थ अपने आप पर भरोसा, एकता यानी कि मेल जोल, एक होना, सच्चाई की जीत आदि शब्दों का आलंबन मतलब सहारा लेकर अध्यापक को कक्षा में कहानी सुनानी चाहिए। यानी कि जब अध्यापक कक्षा में कहानी सुनाते हैं तो स्वावलंबन, एकता, सच्चाई की जीत आदि शब्दों का आलंबन का मतलब सहारा लेकर अध्यापक को कक्षा में कहानी सुनानी चाहिए और बच्चों को भी कहानी सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यह भी जो है यानी कि बच्चों में सुनने व बोलने के कौशल के विकास से संबंधित यह भी एक कार्यकलाप है। ये तीसरा था। फिर चौथा है नाटक या रोल प्ले करवाना। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कई नाटक या एकांकी के अंश होते हैं। एकांकी का अर्थ होता है एक अंश वाला, एकांकी का अर्थ होता है एक अंश वाला, यानी कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कई नाटक या एकांकी के अंश होते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह संबंधित नाटक पाठ के यानी कि उस पाठ्य पुस्तक जो संबंधित नाटक है उस पाठ के विभिन्न पात्रों के स्थान छात्रों को चयन करके, यानी कि हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो नाटक है उस नाटक से संबंधित जो विभिन्न पात्रों हैं उस पात्रों के स्थान पे छात्रों को करे, छात्रों को चुने और छात्रों से उस पात्र का रोल प्ले करवाएं जो उस नाटक में पात्र है। ऐसा करने से छात्रों में बोलने के कौशल का समुचित विकास हो सकेगा। यानी कि हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कई नाटक या एकांकी के अंश होते हैं। एकांकी का अर्थ होता है एक अंश वाले। अध्यापक को चाहिए कि वह उस पाठ से संबंधित नाटक के विभिन्न पात्रों के स्थान पे, यानी कि उस नाटक के जो संबंधित पात्रों है उस पात्रों के स्थान पर छात्रों को चयन करे, छात्रों को चुने और छात्रों से ही उस पात्र का रोल प्ले करवाएं। ऐसा करने से छात्रों में बोलने के कौशल का समुचित विकास हो सकेगा। तो यह भी जो है नाटक या रोल प्ले के द्वारा भी बच्चों में सुनने व बोलने के कौशल का विकास किया जा सकता है।
फिर 5वां पॉइंट है अवलोकनों का वर्णन करने के अवसर उपलब्ध कराना। यानी अवलोकन का अर्थ होता है अवलोकनों का वर्णन करने के अवसर उपलब्ध कराना। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को किसी उद्यान, ऐतिहासिक इमारत, चिड़ियाघर, खेत खलिहान, मेला आदि का साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष, सामने, सम्मुख। साक्षात का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, सम्मुख, सामने या टीवी के माध्यम से अवलोकन के अवसर उपलब्ध कराएं। जैसे कि अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को किसी उद्यान, चाहे ऐतिहासिक इमारत जैसे हवा महल, सांची स्तूप, मैसूर, ये सब चित्र जो है बालकों को दिखाना चाहिए। जैसे कि उद्यान, चिड़ियाघर, जैसे कि खेत खलिहान, चिड़ियाघर, उसके बाद है उद्यान जैसे कि बाग बगीचा, मेला, ये सब चित्र बच्चों को प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए। यानी उद्यान, ऐतिहासिक इमारत, चिड़ियाघर, खेत खलिहान, मेला, खेल आदि का साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष, सामने, सम्मुख या टीवी के माध्यम से अवलोकन के अवसर उपलब्ध कराएं। बाद में कक्षा में अवलोकनों पर प्रश्नों द्वारा चर्चा करवाएं। ऐसा करने से बालकों में श्रवण यानी कि सुनने व उच्चारण यानी कि बोलने, श्रवण और उच्चारण यानी कि सुनने और बोलने दोनों कौशलों का विकास हो सकेगा। यानी कि आप जैसे कि उद्यान है तो उसका आप चित्र दिखाइए, उसे प्रत्यक्ष रूप में दिखाइए या आप टीवी के माध्यम से दिखाइए। ऐतिहासिक इमारत है तो आप इसे प्रत्यक्ष रूप में दिखाइए या तो आप उसे टीवी के माध्यम से दिखाइए। जैसे खेत खलिहान है, चिड़ियाघर है, बाग बगीचा, उद्यान है, जैसे मेला है, या तो आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप में दिखाइए या नहीं तो आप टीवी के माध्यम से उनको दिखाइए। टीवी के माध्यम से अवलोकन के अवसर उपलब्ध कराएं। फिर बाद में कक्षा में अवलोकनों पर प्रश्नों द्वारा चर्चा करवाएं। ऐसा करने से बालकों में श्रवण यानी कि सुनने और बोलने दोनों कौशलों विकास हो सकेगा। तो यह जो है बच्चों में सुनने व बोलने के कौशल के विकास से संबंधित जो कार्यकलाप है, यह भी इसमें एक पॉइंट है कि अवलोकनों का वर्णन करने के अवसर उपलब्ध कराना। फिर छठा पॉइंट है कहानी सुनाना व उन पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करवाना। यानी कहानी सुनाना और उसके बाद उन पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करवाना। कहानी वास्तव में छोटे बालकों को बहुत अधिक पसंद है। यानी कहानी वास्तव में छोटे बालकों को अधिक पसंद आती है। इसलिए अध्यापक बालकों को सुंदर सी कहानी स्वयं, यानी कि अध्यापक पहले बालकों को स्वयं कहानी सुनाए, फिर बाद में छात्रों से सुने। साथ ही बीच बीच में बालकों को प्रश्न करने और अपनी शंकाओं के समाधान करने का अवसर भी उपलब्ध कराया जाए, अवसर भी दिया जाए। यानी कि पहले तो अध्यापक सुंदर सी कहानी सुनाए, फिर छात्रों से सुने और बीच बीच में बालकों को प्रश्न करने का अवसर भी दिया जाए।
बालकों को अपनी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को समाधान करने का अवसर भी दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर, अगर जरूरत है, आवश्यकता पड़ने पर कहानी पर चर्चा भी करवाई जाए। बालक सुनने व बोलने में निपुणता प्राप्त कर सकेगा। तो इस तरह बच्चों में सुनने व बोलने के कौशलों के विकास से संबंधित कार्यकलाप जो है, जिसमें 6 पॉइंट हैं। पहला था बाल्य गीत या कविता सुनाना। दूसरा था चित्रों पर चर्चा करवाना। फिर तीसरा पॉइंट था दिए गए शब्दों पर कहानी सुनाना। फिर चौथा था नाटक या रोल प्ले करवाना। पांचवा पॉइंट था अवलोकनों का वर्णन करने के अवसर उपलब्ध कराना। और छठा पॉइंट है कहानी सुनाना व उन पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करवाना। तो इस तरह बच्चों में सुनने और बोलने के कौशल के विकास से संबंधित जो कार्यकलाप है ये 6 हैं। इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य शब्द है, जैसे यथा अवसर, जिसका अर्थ होता है अवसर के अनुसार, सहजता पूर्वक यानी कि ध्यान पूर्वक, स्वावलंबन यानी कि अपना भरोसा करना, एकता जैसे कि मेल जोल, एक होने की अवस्था, आलंबन मतलब सहारा, एकांकी मतलब एक अंक वाला या एक अंक का नाटक एकांकी कहलाते हैं, साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष, सामने सम्मुख। फिर जैसे कि उद्यान, उद्यान जैसे कि उद्यान का अर्थ होता है बाग, बगीचा, वन, जंगल। ऐतिहासिक इमारत जैसे कि ताजमहल, मैसूर महल, स्तूप, हवा महल, और भी हो सकते हैं जैसे कि इंडिया गेट, चार मीनार। अवलोकन मतलब ध्यान पूर्वक देखना। तो इस तरह यानी कि बच्चों में सुनने व बोलने के कौशल से संबंधित जो कार्यकलाप है ये कार्यकलाप था। आइए उसके बाद कविता शिक्षण के उद्देश्य देखते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है स्वयं पढ़कर कविता के मुख्य भाव या अर्थ समझना। स्वयं पढ़कर कविता के मुख्य भाव या अर्थ को समझना कविता शिक्षण का उद्देश्य है। दूसरा है कविता की लय, यानी कि एक लय में कविता पढ़ना। कविता की लय यानी एक लय में कविता पढ़ना और ताल का आनंद उठा पाना, यानी कि किस ध्वनि से उस कविता के लय है उसका आनंद उठा पाना, यह दूसरा उद्देश्य। तीसरा है कविता में निहित भाव। निहित का अर्थ होता है स्थापित, सौंपा हुआ। कविता में स्थापित जो मूल भाव को अपने परिवेश से जोड़कर देख पाना, यह भी कविता शिक्षण का एक उद्देश्य है। चौथा है अन्य कविताएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना, यानी कि दूसरे कविताएं पढ़ने के लिए भी प्रेरित करना। पांचवा है कल्पनाशीलता को बढ़ाना। कल्पना करता है नई बात सोचना, मन की उपज को बढ़ाना, तो यह भी कविता शिक्षण का एक उद्देश्य है। उसके बाद है स्वयं कविता लिखने के लिए प्रेरित होना, यह भी एक कविता शिक्षण का उद्देश्य है। सातवां है छात्रों को रस तथा अलंकार का ज्ञान करवाना, यानी कि रस जो है 11 प्रकार के रस होते हैं, अलंकार का भी ज्ञान कराना, यानी कि अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार।
जैसे कि रस 11 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, उसके बाद अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। यानी कि रस 11 प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। यानी कि रस और अलंकार का भी ज्ञान कराना। उसके बाद है कविता की संरचना को समझना। संरचना का अर्थ होता है बनावट या रचना। तो कविता की रचना को भी समझना, कविता की बनावट को समझना, यह भी कविता शिक्षण का एक उद्देश्य है। फिर है भाव भंगिमाओं तथा स्वर के उतार चढ़ाव के साथ कविता पाठ का अभ्यास करना। तो इस तरह कविता शिक्षण का ये 9 जो है उद्देश्य है। इसमें कविता शिक्षण के उद्देश्य में जो मुख्य शब्द है, जैसे कि लय। लय का अर्थ होता है एक लय में कविता पढ़ना। ताल का अर्थ होता है करतल ध्वनि या हथेली या ताली कह सकते हैं। निहित का अर्थ होता है स्थापित या सौंपा हुआ। कल्पना, कल्पना का अर्थ होता है नई बात सोचना, मन की उपज। जैसे प्रेरणा मतलब प्रेरणा प्राप्त करना। संरचना का अर्थ होता है बनावट या रचना। रस मैंने आपको बता ही दिया कि 11 प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। यानी 11 प्रकार के जो रस होते हैं